नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल 23 जुलाई को देखिए बजट पेश हो चुका है और बजट की जो पीडीएफ थी वो ग्रुप पर डाल दी गई थी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसको देख लिया होगा और बहुत लोगों ने तो उस पर नोट्स भी बना लिए होंगे। एक दो पेज के आप लोग नोट्स बना के जरूर रख लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन तो निश्चित ही बन ही सकते हैं। तो है ना, क्योंकि बजट पेश अभी हुआ है और पेपर 2 महीने बाद है ही, तो इससे क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो आप लोग 2 पेज में कम से कम इसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए। बाकी जिनने नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छा है, और जिनने नहीं बनाए तो मैं जो मुख्य बिंदु हैं उन पे आज अंडरलाइन करवा देता हूं, तो आप उनको जरूर एक पेज पे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आना तय है। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, वो सब चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए बजट इस बार 23 जुलाई को क्यों आया, ये तो 1 फरवरी को आता है। तो इस बार चुनाव थे, इस चक्कर में अंतरिम बजट आया हुआ था 1 फरवरी को। हमारा 1 फरवरी को क्या आ गया था, अंतिम यहाँ पर अंतरिम बजट पेश किया था निर्मला ताई ने, ठीक है। तो ये हुआ था 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट। इसी चक्कर के चलते हुए जब पूरा अपना मंत्रिमंडल फिर से सेट हो गया, फिर से बन गया, तो 23 जुलाई 2024 को फिर से हमारा दोबारा आया बजट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है बजट का, ठीक है, क्योंकि इतिहास से भी एक आध पॉइंट पूछ ले, हो सकता है, क्योंकि अभी पेश हुआ है ना, तो 2 महीने में पेपर है, ज़्यादा समय तो है नहीं, तो इसके इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपी पीसीएस में भी पूछ सकता है और बीपीएससी में भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो बजट जो है ना, सबसे पहले बजट 1860 में यहाँ पर जेम्स विल्सन ने यहाँ पर पेश किया था भारत में सबसे पहले, ठीक है। और आज़ादी के बाद पहली बार कब बजट पेश हुआ था, 1947 में। किसने किया था, के षणमुखम शेट्टी, क्योंकि ये पहले वित्त मंत्री हमारे बने हुए थे, तो इन्हीं ने 1947 में के षणमुखम शेट्टी जी ने पहला बजट पेश किया था, ठीक है। फिर आप बात आती है कि गणतंत्र भारत जो है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने। ये आप लोगों को पॉइंट्स याद ही होगा, जॉन मथाई बहुत फेमस पॉइंट है ये। और सर्वाधिक बार अभी तक किसने बजट पेश किया, तो ये भी क्वेश्चन में पहले ही आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। आप लोग प्रीवियस ईयर लगाओगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि सर्वाधिक बार आज तक सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया है, तो ये किया है मोरारजी देसाई ने। कितनी बार बात आती है, तो ये किया है 10 बार, ठीक है। सबसे लंबा बजट किसने पेश किया है, तो सबसे लंबा बजट 2 घंटे 40 मिनट का किया है 2020 में। किसने किया है, ये भी निर्मला ताई ने किया है, ठीक है। और सबसे पहली महिला कौन थी जिसने बजट पेश किया था, तो सबसे पहली महिला थी इंदिरा गांधी, क्योंकि सबसे पहले वित्त मंत्री महिला वही बनी हुई थी, तो इन्होंने बजट पेश किया था। अब बात आती है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला अभी तक की कौन सी है। पुरुष में तो अगर सभी लोगों में पूछा जाए तो वो है मोरारजी देसाई, लेकिन महिलाओं में यदि पूछा जाए तो महिला में है निर्मला सीतारमण। यही है जिन्होंने अभी तक 7 बार पेश किया है। 1 बार अंतरिम बजट पेश किया है और 6 बार बजट पेश किया है। ये 6वां बजट था जो अभी पेश हुआ है, और फरवरी में जो बजट पेश किया था वो अंतरिम बजट था। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने इतिहास के तौर पर। अब बात करते हैं कि बजट कहीं पर लिखा तो मिलता है नहीं संविधान में हमारे में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वित्तीय वार्षिक विवरण आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। ये बहुत कॉमन पॉइंट्स है, ये सब आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत कम होशियार नहीं है, आप सब महान लोग हैं, है ना। तो ये सब लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आता है कि 4 मुख्य जातियां क्या क्या है। बात आती है कि 4 मुख्य जातियां क्या हैं। तो 4 मुख्य जातियां ये नहीं लिख देना कि जाट गुर्जर, ये सब नहीं। ये जो जातियां हैं, कौन कौन सी जातियां, सबसे पहले देखिए अन्नदाता, जो कि हमें अन्न देता है, उस पर दिया गया है। और गरीब और युवा और महिलाएं, ठीक है, 4 पॉइंट्स पर ध्यान दिया गया है। तो इनको याद कैसे रखेंगे, देखिए अन्नदाता तो हमें अन्न देता ही है, और गरीब तो अभी हम लोग सब हैं ही, सब लोग भाई तैयारी के दौरान है तो गरीब ही होते हैं। और युवा तो अभी हैं ही, और इसमें जो महिलाएं, तो महिलाएं भी हैं। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। अब बजट की मुख्य विषय क्या है, तो ये भी 4 ही हैं, तो इनको भी याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही रोजगार मिल जाएगा तो कौशल प्रशिक्षण चलेगा, प्रशिक्षण हो जाएगा तो थोड़ा बहुत हम लोग भी बिजनेस में हाथ आजमाएंगे, है ना। और चौथा है फिर मध्यम वर्ग, गरीब से हम लोग मध्यम वर्ग में आ जाएंगे। तो गरीब इसमें था, है ना, 4 जातियों में, और मध्यम वर्ग में आ गए, तो ये हो गए मुख्य विषय में। तो कैसे याद रखेंगे, 4 पॉइंट्स, पहले रोजगार के लिए, रोजगार मिल जाएगा तो कौशल प्रशिक्षण, फिर एमएसएमई, और फिर हम लोग गरीब से आ जाएंगे मध्यम वर्ग में। यही 4 है। 4 पॉइंट्स कौन कौन से, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब देखिए विकसित भारत की जो प्राथमिकताएं हैं उनको देख लेते हैं। इस बार की 9 प्राथमिकताएं हैं, तो 9 को हम लोग देखते हैं। देखिए, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, ये है पहली हम लोगों की प्राथमिकता। दूसरी क्या है यहाँ पर, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, ठीक है। तीसरी प्राथमिकता क्या है, यहाँ पर है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, ठीक है।
और चौथी विशेषता यहाँ पर प्राथमिकता क्या है, विनिर्माण और सेवाएं। और पांचवी प्राथमिकता है शहरी विकास। और छठवीं यहाँ पर विशेषता है ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, इन्हीं विशेषताओं को देखिए, विशेषताएं भी पूछ सकते हैं हमसे, इसलिए हम लोग विशेषताएं एक एक पॉइंट्स बाद में देख लेंगे। सातवीं है अवसंरचना। और फिर यहाँ पर आठवीं विशेषता है नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, मतलब नवाचार अनुसंधान और विकास। और इसके बाद फिर है नौवीं है लास्ट वाली, अगली अगली पीढ़ी में सुधार, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी हम लोगों के बाद की, उस जनरेशन में सुधार। तो ये 9 पॉइंट्स हैं। अब इन 9 पॉइंट्स के अंदर क्या क्या समझा गया है ये हम लोग बारी बारी से देख लेंगे और इसी से क्वेश्चन हमारे अंदर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता देखते हैं कि देखिए इसमें सबसे बेहतरीन पॉइंट ये वाला है कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे और नेचुरल फार्मिंग जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसमें 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा इससे 2 वर्ष के दौरान। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है। देखिए ये पॉइंट्स कहाँ पे दिया हो, ये दिया है। देखिए 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। तो ये हो गई नेचुरल फार्मिंग। और 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आपदा संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आप लोग जरूर लिखें। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखना ही है आपको। उसके बाद झींगा उत्पादन और निर्यात पर भी बल दिया जाएगा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई पर भी बल दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन में शामिल करने के लिए डीपीआई शामिल किया जाएगा और किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स था हमारा पहले जो पिलर है इसके अंतर्गत। ठीक है, पहली प्राथमिकता। अब दूसरी प्राथमिकता आती है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो रोजगार और कौशल प्रशिक्षण में क्या है, पीएम पैकेज के नाम से एक आया है। इस पीएम पैकेज में कितनी योजनाएं हैं, यहाँ पर लिखी गई 3 और 5 योजनाएं हैं। ठीक है, 5 योजनाएं। तो बारी बारी से हम लोग 3 तो यही दी हैं सामने और चौथी ये और 5वीं योजना ये है। तो हम लोग इनको बारी बारी से समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहली योजना में कहा गया है रोजगार प्राप्त करने वाले के लिए सभी औपचारिक क्षेत्र में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन दिया जाएगा और इससे 210 लाख युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, 210 लाख युवाओं को। ठीक है, देख रहे हो कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। सेकंड पॉइंट्स में क्या है कि इसमें प्रथम 4 वर्ष के लिए अंशदान विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इससे 30 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, 30 लाख युवाओं को। यहाँ पर 210 युवा थे, यहाँ पर 30 लाख युवा है और यहाँ पर फिर 50 लाख युवाओं को यहाँ पर फायदा इसका मिलेगा। और तीसरे पॉइंट्स में फिर क्या कहा गया है कि नियोक्ताओं को सहायता देने के लिए क्या होगा, 3,000 रुपए प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। ठीक है, और चौथा पॉइंट इसमें क्या है, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। मतलब 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे। ठीक है, ये चौथा पिलर हो गया। और 5वां पिलर इसमें क्या है, पीएम पैकेज योजना के तहत जो 5वां पॉइंट है वो है कि 5 वर्षों की अवधि के दौरान 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ युवा इसमें भी लाभान्वित होंगे। और इसके बाद 5,000 रुपए और भत्ता पर मंथ के हिसाब से इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 5 पॉइंट। अब इसके बाद देखते हैं, ये हो गया अपना सेकंड पिलर है ना, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण वाला। अब तीसरे पिलर में क्या है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो इसमें पूर्वोदय योजना का एक स्टार्ट किया गया है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग अपने नोट्सों में। और इसका जो टैगलाइन इसको दी गई है, विकास भी और विरासत भी। क्या किया गया है, विकास भी और विरासत भी। और इसमें कौन कौन से राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये 4 राज्यों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को लिया गया है इसमें, क्यों, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश की कृपा से ही ये वाली जो हमारी केंद्र सरकार है ये बन पाई है। ठीक है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी इसमें जोड़ा गया है। और गया में क्या किया गया है, औद्योगिक नोड के विकास के लिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को बनाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और इनको याद भी रखना है और लिखते जाना भी एक पेज पे। ये तो भाई पूरा मतलब पूरा बजट ही है, लेकिन जो पॉइंट्स हम लोगों को 1 से 2 पेज में लिखने हैं वो मैं जो अंडरलाइन पॉइंट्स करा रहा हूँ वो आप जरूर लिख लें। ठीक है, अब देखिए महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए अधिक आवंटन किए जाएंगे, महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए।
यहाँ पे पुरुषों के लिए कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें महिला और बालिकाओं को 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भाई साहब कितना पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, कितना पैसा है हम लोगों के पास। अब ये वाली जो योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्सों में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान, तो इसमें क्या रहेगा, 63,000 गाँवों को कवर करने में आदिवासी समुदाय को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। उनके लिए आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है उसको सुधार किया जाएगा। 5 करोड़ जनजातियां जो हैं इसमें लाभान्वित होंगी सीधी सीधी। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो इसमें तो पुरुष को ले लिया गया है, ठीक है। तो पुरुषों को ज़्यादा मतलब मायूस नहीं होना है, कुछ ना कुछ उनके लिए भी दिया ही जा रहा है, ठीक है। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट जो है बैंक है, उसमें 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी उसकी भी। कहाँ पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ये लोग हम लोग पढ़ रहे हैं पहले ही से, पूर्वोदय योजना को भी हमने देख लिया। अब देखिए एक आया है यहाँ पर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। आंध्र प्रदेश, देखिए फिर से बिहार और आंध्र प्रदेश को तो इस बार ज़्यादा बजट में बढ़ावा देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश का क्या है, क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया है, इसलिए ये सब सरकार जो है स्टेबल हो पाई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 24 और 25 में 15,000 करोड़ रुपए इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। भाई साहब कितना पैसा इसमें दिया गया है ना, 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसमें क्या है, एक पोलावरम सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पोलावरम सिंचाई की परियोजना पर बढ़ावा दिया जाएगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में ही है। और यहाँ पर विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर को कोपार्थी नोड में, और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर को कोरबालम नोड में, ये यहाँ पर अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या, पानी, बिजली, रेल, सड़क, इन सब पर बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखते हैं इसका चौथा पिलर, विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण और सेवाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें एक पॉइंट देखते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण की गारंटी योजना दी जाएगी, ठीक है। और मुद्रा ऋण में जो तरुण श्रेणी की ऋण सीमा है उसको अब 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। देखिए सबसे पहले तो देखते हैं मुद्रा ऋण की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 में इसमें 3 पहलू बनाए गए थे, कौन कौन से, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50 लाख हजार तक का जो है दिया जाता था ऋण, और किशोर में दिया जाता था 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण में दिया जाता था 5 लाख से 10 लाख तक का। तो जो ये 10 लाख था इसी को बढ़ा के अब 20 लाख कर दिया। देखिए ये दिया लिखा है ना, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। तो ये यहाँ से हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जरूर नोट्स कर लेना है। और फिर इसमें घरेलू उत्पादन और रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण, क्रिटिकल मिशन, ये क्रिटिकल मिनरल मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक ये जरूर नोट कर लेना, क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसमें क्या होगा, घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, शहरी विकास। तो शहरी विकास में क्या क्या होना चाहिए, तो स्टैंप ड्यूटी, देखिए स्टैंप ड्यूटी पर बढ़ावा दिया जाएगा। कैसे, महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियां, जो महिलाओं के द्वारा नाम पर संपत्ति खरीदी जाती हैं, उसके लिए स्टैंप ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे देखिए क्या होता है इसमें, जैसे अभी भी कई राज्यों में छूट मिलती है, जैसे भी महिलाएं अगर कोई संपत्ति खरीदती हैं तो वो थोड़ी बहुत उनकी स्टैंप ड्यूटी कम होती है, ठीक है। और स्ट्रीट मार्केट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। क्या है यहाँ पर, चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब को विकसित करने की योजना परिकल्पना बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये हाट वगैरह जो लगती हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये ट्रांजिट उन्मुख विकास। ट्रांजिट उन्मुख विकास क्या है, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास किया जाएगा। तो ये 14 बड़े नगरों में किया जाएगा। अब इनकी लिस्ट अभी पता नहीं है, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ट्रांजिट उन्मुख विकास कितने बड़े नगरों को में चलाया जाएगा, तो सीधा सीधा रख देगा 12, 13, 14, 15, तो 14 याद रखना है 14 में, ठीक है। और जल प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब आवास के लिए देखिए क्या है, एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की यहाँ पे शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। अब छठवां पिलर क्या है, ऊर्जा सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा पर क्या बढ़ावा दिया गया, देखिए सबसे पहले तो एनटीपीसी और बीएचईएल, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना की है। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऊर्जा सुरक्षा में
सीधा सीधा क्वेश्चन बना देगा कि एनटीपीसी और बीएचईएल दोनों ने मिलकर कितने मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र लगाया है, तो ये लगाया है 800 मेगावाट का। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है हमें, इसमें एक ही पॉइंट्स इस पर ध्यान दे लीजिए, बाकी और पॉइंट्स फिर है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, ये जरूर पढ़नी है, इस पर डबल स्टार लगा हुआ है, इसको लिख लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहेगा, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट प्रति माह दिए जाएंगे, 300 यूनिट तक प्रति माह दिया जाएगा, और अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन इसके लिए किए जा चुके हैं। ठीक है, अब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए क्या है, देखिए भाई साहब, इसकी जो है याद करना है तो क्या है, 11 11 11 है ना, सम में 11 11 है। अवसंरचना के लिए जीडीपी का 3.4% दिया गया, ये तो अवसंरचना में क्या क्या आ जाएगा, सड़क, परिवहन, अस्पताल और स्कूल, ये सब आ जाते हैं। तो इनके लिए क्या दिया गया है, जीडीपी का 3.4%। संख्या याद रख सकूँ तो सब 11 11 का वो लगा है, 11 11 111 लिख देना, ये हो जाएगा, और जीडीपी का 3.4%। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। और देखिए 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों में 12 मासी सड़क का संपर्क उपलब्ध कराने की हमने टारगेट रखा है अवसंरचना में। ठीक है, ये सब हो जाएगा। उसके बाद सिंचाई और जो बाढ़ वाल, अभी बाढ़ का चल रहा है बहुत ज़्यादा, उत्तराखंड में अभी हम लोगों ने देखी है कितनी बाढ़ आ रही है, सिक्किम में भी आती है, असम में भी आती है। तो इन तीनों राज्यों को, असम, सिक्किम और उत्तराखंड को बाढ़ प्रबंधन और इससे संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट एक हो गया। और हिमाचल प्रदेश में क्या है, यहाँ भी बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी। ये पॉइंट हमें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। ठीक है, 7वें पॉइंट में अवसंरचना में पर्यटन पर क्या किया जाएगा, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोध मंदिर कॉरिडोर, ये 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम्पल एक एग्जाम में आया हुआ रखा है, इसको आप जितने स्टार लगा सके उतने लगा लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, और राजगीर के लिए भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी देखिए, वो सब ये चीज़ें तो आप लोग मान ही लीजिए कि बिहार और आंध्र प्रदेश पे तो इस बार बहुत ज़्यादा कृपा बरसी है, बजट में सीधा सीधा दिख रहा है, तो राजगीर को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा को भी पर्यटन क्षेत्र में बदला जाएगा। और देखिए ओडिशा में भी इस बार सरकार बनी है बीजेपी की, तो ओडिशा में क्या रहेगा, यहाँ पे दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरों और वन्यजीव अभ्यारण्यों और प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तट के विकास के लिए भी सहायता दी जाएगी। तो ये सब तीनों पॉइंट इसमें हो गए हैं, ये सब पॉइंट आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा इनको, है ना, 2 पेज में सब आ जाएगा। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट लिखोगे 2 पेज में सारे, पहले वो 4 पॉइंट्स जातियों वाले, फिर 4 पॉइंट्स जो उसमें आधार माना गया है चारों पॉइंट्सों को, वो फिर ये जो 9 प्राथमिकताएं हैं वो, इतना ही तो है। फिर पैसा कहाँ को आता है, कहाँ को जाता है, वो अभी हम लोग अभी देख लेंगे। अब देखिए 8वां पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, नवाचार, अनुसंधान और विकास। इसमें क्या रहा है, इसमें एक देख लीजिए, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर बढ़ावा दिया गया है, 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए। तो सीधा सीधा ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को मिल गया है। और एक राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की गई है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि किस लिए, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए। तो ये चीजें हमें याद करनी है, 8वें पॉइंट से पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, अब है 9वां पॉइंट, 9वीं प्राथमिकता और लास्ट प्राथमिकता है कि अगली पीढ़ी के लिए सुधार। भाई हम लोगों की पीढ़ी के बाद जो अगली पीढ़ी आएगी उसके लिए सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए जमीनी विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य क्या क्या इसमें किए जा रहे हैं। देखिए तो ये पॉइंट है कि सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान आधार संख्या और भू आधार यूनिक आईडी वगैरह जो है वो होगी, और भू रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी इसके लिए, है ना, और जियो टैगिंग वगैरह भी इनके लिए करवाई जाएगी कि जिससे कि आगे दिक्कत ना आए, और किसान को भी रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये जिन जिन पे मैंने स्टार लगा रखा है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 1-2 पॉइंट्स ये भी हैं। ठीक, और इसमें एक ये वाली योजना जरूर लिखिए, एनपीएस वात्सल्य। ये क्या है, अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना। जो होता है ना, छोटे लोग होते हैं जो वयस्क नहीं होते हैं, तो उनके नाम डायरेक्ट तो जमीन पहुंच नहीं पाती है, तो उनके लिए अंशदान की योजना पर बढ़ावा दिया गया है। और एक ये फिर आई है नई पेंशन योजना, तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, आम नागरिकों के लिए है, तो आम नागरिकों की रक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए समाधान निकाला जाएगा। तो ये है एक नई पेंशन योजना और एनपीएस वात्सल्य योजना, ये दो ये हो गई। अब बजट अनुमान
24 और 25 क्या है बजट अनुमान, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स है, ये आप सारे पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। ये जितने भी लिखे हैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स, ये सारे लिखने हैं। देखिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% है। अब नेक्स्ट वर्ष क्या रहेगा, नेक्स्ट वर्ष जो अगले वर्ष रहेगा वो 4.5 से नीचे का अनुमान लगाया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल लिखना है। राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं, तो ये रही हैं 31.3 लाख करोड़, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं, 31.3 लाख करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रही हैं, तो ये रही हैं 16.9 लाख करोड़। और इन दोनों को मिला के कुल प्राप्ति जो है वो 48.2 लाख करोड़ रही है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको लिख लीजिएगा कहीं पे एक बॉक्स बना के लिखिए इसको, क्योंकि इनको हमें बार बार देखना पड़ेगा, इनसे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। पिछली बार भी आप क्वेश्चन उठा के देखिए, इससे आया हुआ क्वेश्चन है। अब जो विकास दर रही है वो कितनी रही है, 8.2% रही है। और नेक्स्ट ईयर कितने रहने का अनुमान लगाया गया, तो 6.5 से 7% रहने का इसका अनुमान लगाया है। ये वाला बॉक्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये कुछ नहीं, फिर इसके बाद जीडीपी वाला बॉक्स देख लीजिएगा। 5 ईयर जो 21 था, फाइनेंशियल ईयर सॉरी, फाइनेंशियल ईयर जो 21 था उसमें 9.2% रही थी, और फाइनेंशियल ईयर 24 में 4.9 का अनुमान रहा है, ठीक है। और मुद्रास्फीति नियंत्रण कितना रहा है, 5.4 रहा है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब करों में सरलीकरण किया गया है। देखिए जो आयकर अधिनियम 1961 है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसके करों में जो है बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की स्टाम्प ड्यूटी घटी है और कुछ चीज़ों पे बढ़ी है। तो जो जो कम हुई हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए सीमा शुल्क में परिवर्तन इन पे हुआ है, और लाभ पाने वाले क्षेत्र क्या रहे हैं। देखिए सबसे पहले काय काय पे हुआ है, तो कैंसर। देखिए कैंसर इंडिया में अब आम बात हो गई है, मतलब बड़े शहरों में भी या छोटे ग्रामीण क्षेत्र में भी अब कैंसर हर जगह अपने पैर पसार रहा है। तो दवाएं उसकी बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, तो इसकी दवाओं पर यहाँ पर गौर किया गया है, और कैंसर की दवाएं पर छूट दी गई है, एक भारी छूट के बाद इनको सस्ता किया गया है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन सस्ते किए गए हैं, मोबाइल पीसीबीए चार्जर ये सब सस्ते किए गए हैं, और इन पे 15% तक घटाकर इनका वो किया गया। अब देखिए एक चीज़, मोबाइल तो सस्ते किए गए हैं, लेकिन जियो ने अपना और एयरटेल ने अपना रिचार्ज बढ़ा दिया है। तो इससे हम लोग और हमारे कई दोस्त लोग सब परेशान हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब वो तो अपना मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहा है ना। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सोना चांदी सस्ता हो गया। तो भैया सोना चांदी तो स्टूडेंट ले नहीं पाएगा, अब जो लेगा वो उसके लिए सस्ता हो गया। झींगा और फिश वगैरह ये सब घटा के 5% इन पर बीसीडी कर दिया गया, तो ये भी सस्ती हो गई। जो खाते होंगे उनके लिए मौज है भाई। फिर सोलर सेल और पैनल विनिर्माण, देखिए सोलर सेल पे तो वैसे ही बढ़ावा दिया जा रहा है, कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, तो इन योजनाओं को भी देखना है, और इस पे भी इस बार से छूट बढ़ा दी गई है। और 25 महत्वपूर्ण खनिजों को भी सस्ता किया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो कि बजट में सस्ती की गई हैं। तो खूब मोबाइल जिनको आईफोन वगैरह खरीदना है वो अब खरीद सकते हैं, जिनके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जिनको नहीं खरीदना है वो अपना जो चल रहा है उसी से काम चलाइए। अब इसमें से कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि जो पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाने के लिए जो पॉइंट्स लिए गए हैं प्रत्यक्ष और कर प्रस्ताव में, डायरेक्ट कर जो लिया गया है वो देख लेते हैं। देखिए सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन अवधि के लिए लाभ कर दिया गया 12.5%। पहले कितना था, पहले था ये 10%, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 12.5%। तो एक ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और एंजल कर को अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, एंजल कर हो गए हैं समाप्त। और जो कॉर्पोरेट कर हैं उनको अब 40% से घटाकर 35% कर दिया गया। तो कॉर्पोरेट कर को फायदा हो गया, और एंजल कर तो जो है वो समाप्ति हो गए हैं। और वित्तीय और गैर वित्तीय पर जो दीर्घकालीन अवधि के लिए उस पर बढ़ा दिया गया है, तो 10% से करके 12.5% कर दिया गया है, ठीक है। अब आता है पैसे वाला, है ना, जो टैक्स लगता है। देखिए जो 0 से 3 लाख रुपए कमाते हैं उन पर शून्य रहेगा, नील रहेंगे ये लोग, है ना, इन पे कोई नहीं। और 3 से 7 लाख वालों पर लगेगा 5% टैक्स लगेगा इन पे। और 7 से 10 लाख रुपए जो कमा रहा होगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए जो कमा रहा होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और 12 से 15 लाख का जो कर कमाएगा उस पर 20% लगेगा, और 15 लाख का जो कमा रहा होगा तो उस पर लगेगा 30% का। अब हम लोग इसमें कहाँ हैं वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए। अभी तो हमें लगता है कि हम लोग शून्य वाले पे ही हैं, इसमें 3 लाख तक का भी हमारा अभी कमा नहीं रहे हैं हम लोग, तो 5% वाले में। और जो जो कमा रहे हैं वो अपने आप को अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो मानक कटौती है वो 50% से बढ़ाकर अब 75% कर दी गई, तो उनके लिए थोड़ी सी
बढ़ गई है भैया। और पेंशन भोगियों के लिए 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 की गई पेंशन कटौती। तो ये हो गया। अब देखिए कि रुपया आता कहाँ से है। रुपया आता कहाँ से है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा, उधार लेते हैं भैया हम लोग, तो सबसे ज़्यादा आ रहा है उधारी से, है ना। उधारी से सबसे ज़्यादा आता है कितना, 27%। और सेकंड नंबर पे दो तीन जो टॉप के हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टॉप पे क्या है, उधारी से सबसे ज़्यादा आता है पैसा, ये हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हो गया आयकर, है ना, आयकर से कितना आता है 19%। नंबर 3 पर हो गया जीएसटी, और जीएसटी से कितना आता है 18%। तो ये 3 तो याद कर लीजिए। एक और कर लीजिए निगम कर, निगम कर से कितना आता है 17%। ठीक है। और रुपया कहाँ को जाता है भाई, हमारे पास भी तो रुपया आता ही होगा पर मंथ घर से, तो पर मंथ मिलता तो होगा पॉकेट के लिए, तो वो रुपया मिलता है और फिर कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, तो आता होगा कई रास्तों से आता होगा और कई रास्तों से जाता होगा। तो जाने के भी पॉइंट से आप लोग याद कर लीजिए। तो कर देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग काय में उधारी से ले रहे थे यहाँ पे, और जा कहाँ रहा है, करों में जा रहा है। और जो शुल्क में राज्यों का हिस्सा है उसमें जा रहा है कितना 21%। और जब पैसा ज़्यादा ले रहे हैं तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा ब्याज, जब पैसा लेंगे तो ब्याज तो उसका देना पड़ेगा, तो सेकंड परसेंट हो गया ब्याज पे 19%, और करों को देने में जा रहा था 21%। तीसरे नंबर पे है रक्षा सब्सिडी में पूंजीगत परिव्यय पे, तो ये हो गया 16%। यही तीन याद कर लीजिए, बाकी सब्सिडी पे 6%, और चाहो तो रक्षा पे भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, तो रक्षा पे हो गया अपना 8% और सब्सिडी पे हो गया 6%। ठीक है, ये पॉइंट्स थे हमारे। अब देखिए किसके लिए कितना व्यय किया जा रहा है इस बार के बजट में, ये दिया गया। तो सबसे ज्यादा किया गया है रक्षा पे, है ना, करोड़ में है ये 4,54,770 करोड़। नंबर 1 पे ये आ गया, है ना। नंबर 2 पे आ गया ग्रामीण विकास वाला, अब ये याद करते रहिए, 2,65 इसमें है। फिर कृषि पर दिया गया, तो नंबर 3 में कृषि को रखा गया, नंबर 4 को गृह में, और नंबर 5 को शिक्षा में रखा गया। अब शिक्षा को अगर नंबर 2 पे रख देते तो भी काम चल सकता था, अगर शिक्षा मिल जाती तो ये सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाते, है ना। तो अब हमने बजट पेश नहीं किया है, पेश किया है केंद्र सरकार ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने। तो नंबर 1 पे रक्षा, और नंबर 2 पे ग्रामीण विकास, नंबर 3 पे कृषि, 4 पे गृह, और 5 पे शिक्षा। इतने याद कर लीजिए, बहुत हैं, 3-4 पॉइंट आगे के, है ना। अब है कि प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन किया गया है, तो ये आवंटन कहाँ पे हुआ है सबसे ज़्यादा, तो देखिए मनरेगा में हुआ है, ये करोड़ में है। पहले 60,000 था, अब हो गया 86,000 करोड़, है ना। एक ये देख लीजिए, और सौर ऊर्जा पे अभी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सौर ऊर्जा का देख लीजिए, पहले 49,70,000 करोड़ था, अब हो गया 10,000 करोड़, है ना। तीसरा एलपीजी पे भी देख लीजिए, 180 था, अब हो गया 1,500। ठीक, इतना याद हम लोगों को रखना है। अब प्राप्तियां, प्राप्तियों में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, पूंजीगत प्राप्ति पे देख लीजिए 2024-25 में कितनी रहेगी 16.9, और राजस्व प्राप्ति कितनी रहेगी, तो ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं 31.3। तो ये तो हमें बाद में भी जब हम आर्थिक समीक्षा की बुक पढ़ते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण वाली बुक आती है घटना चक्र की, लास्ट में उसमें पढ़ते हैं। इससे अच्छा इसी से याद कर लीजिए, ये तो याद करना ही है, बार बार लिख लिख के याद कीजिए, है ना। राजस्व व्यय कितना रहेगा 37.1% 2024-25 में, और 24-25 में पूंजीगत व्यय कितना रहेगा, तो ये रहेगा 15%। ठीक है, और ये हम लोगों ने देख ली है, जिनकी आय वगैरह है वो शून्य पे रहेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमारी ये क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत मुख्य बिंदु हैं वो, तो उनको एक पेज पे 1 से 2 पेज में वो लोग वो आ जाएंगे सारे पॉइंट्स। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है तो मैं कल ही इस पर कुछ क्वेश्चन बना के आप लोगों को दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उनको आप लोग लगा लीजिए कि कितने क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। तो वो मैं पीडीएफ डलवा दूंगा सीधा ग्रुप में, तो वो पीडीएफ भी आप लोग सॉल्व करके रख लीजिए और ये क्लास कर लीजिए। ठीक है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे और भी जो आपको लगे तो थोड़े बहुत अंडरलाइन करके आप अपनी तरफ से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब आपको आशा करता हूँ कि ये क्लास समझ आ जाएगी।